जैसा कि आपको खबर है कि आज की ये मुख्तसर सी महफिल बुनियादी तौर पर 2-3 अदबी मामला पर मुश्तमिल है। एक तो जनाब अब्दुल्ला हुसैन के मारूफ नावल उदास नस्लें पर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ 2-3 अफसाने भी हम पेश करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टोरंटो में जो अभी महाफिल होती है उनमें फ़िक्शन का हिस्सा ज़रा कम होता है। तो हमारी कोशिश है कि चूँकि हल्का रवाज़ की रवायत में फ़िक्शन एक बहुत अहम हिस्सा रही है, तो हम फ़िक्शन पे भी बात करते रहें। थोड़ी सी माज़रत के साथ कि अगर हम यहाँ पर 8-10 लोग हैं, हमें माइक इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है, इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि फैसल फरानी साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उनको रिकॉर्डिंग में इसकी ज़रूरत है। इरफान साहब तशरीफ़ ले आए। तो आज के इजलास की बाकायदा कार्रवाई शुरू करते हैं। कुछ दोस्त अभी रास्ते में हैं, आ रहे हैं, और आज के इजलास की हल्का रवाज़ की तरफ से सदारत की हमने दरख्वास्त की है मोहतरमा नसीम साहब से। बहुत शुक्रिया, और उनसे रस्मी तौर पर दरख्वास्त है कि इस इजलास का रस्मी आगाज़ करें। शुक्रिया तारिक साहब। जैसे कि उन्होंने बता दिया कि सबसे पहले गुज़िश्ता इजलास की कार्रवाई पेश की जाएगी और उसके बाद अफसानों का सेशन होगा। उस पर मुख्तसर तनकीद जो भी करना चाहे अफसानों के हवाले से गुफ्तगू करनी चाहे होगी, और फिर हम अब्दुल्ला हुसैन की नावल उदास नस्लों की बात करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगी तहसीन साहब से कि गुज़िश्ता इजलास की कार्रवाई पेश करें। मोहतरमा सदर साहिबान ने फरमाया कि मैं हल्का रवाज़ के गुज़िश्ता इजलास की कार्रवाई पेश करूँ। हल्का रवाज़ टोरंटो की 5वीं सालगिरह के मौके पर एक शानदार मुशायरे का इक़राम किया गया और केक भी काटा गया था। तनकीदी नशिस्त के हिस्सा में डॉक्टर बुलंद इकबाल ने अफसाना और रिदा फातिमा साहिबा ने गज़ल और नज़म पेश की थी। इजलास की सदारत जनाब मीर सामी साहब ने की और मेहमानान ख़ुसूसी शमाली अमेरिका के नामवर उर्दू अखबार पाकिस्तान पोस्ट के चीफ एडिटर आफाक खैरी थे। रिदा फातिमा की गज़ल और नज़म दोनों को कामयाब तख्लीक करार दिया गया था। बाद में डॉक्टर बुलंद इकबाल अफसाने पर तनकीदी गुफ्तगू करते हुए फरहान नसीर, बशारत मिर्ज़ा, नसीरुद्दीन, अरशद महमूद, अरूज, यास्मीन बशीर, मोहम्मद ज़मान, हलीमा सादिया, आरिफ मियाँ, आसमा अरशद महमूद, अम्बरीन आरिफ, आमिर रानी, अज़फ़र सदीकी, मीना चोपड़ा और भूपेंद्र वर्दी ने हिस्सा लिया और उसे कामयाब अफसाना करार दिया था। बाद मुशायरे में राकिब, खालिद महमूद, रशीद नदीम, फैसल अजीम, रिदा फातिमा और मुनीर सामी ने अपना कलाम पेश किया था। इस मौका पर नई मजलिस आमला का भी ऐलान किया गया था, जो नसीम सैयद, ताहिर गोरा, रशीद नदीम, फैसल अजीम और इरफान साहब पर मुश्तमिल है। शुक्रिया तारिक साहब। अगर इस रिपोर्ट पे जिन्होंने पेश की है किसी को कुछ और सवाल करना है या कोई आपके ख्याल में कुछ रह गया या कोई तहक़ीक़ करना चाहते हैं तो आप में से कोई अगर चाहे बोलना इस पर, नहीं तो आगाज़ करते हैं इसके अफसाने के सेशन का। और सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगी फैसल फरानी साहब से कि तशरीफ़ लाएं। अफसाने का उन्वान है खाली डब्बे। बात अब 2 मिसरों से आगे जा चुकी है। सरगोशी के एक झटके से मेरी आंख खुल गई। इधर उधर देखा, कमरे में बिखरी हुई सांसों और चंद बेतरतीब सोचों में घिरा हुआ मैं हमेशा की तरह अकेला ही तो था। फिर ये सरगोशी, मैंने नींद से बेदार होकर सोचना शुरू कर दिया। हाँ, याद आया, वो आया था ना मेरे पास। मैंने शायरी छोड़ दी है। क्या अफसाने लिखने का इरादा है? मैं मुस्कुरा दिया था। पता नहीं, शायद कुछ भी न लिखूं। उसकी संजीदगी मेरी मुस्कुराहट को चकनाचूर कर गई थी। फिर चंद लम्हों की खामोशी हमारे दरमियान गायब हो गई। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और उसकी आंखें ऊपर उठती हुई लरसती लकीरों और बिखरते हुए अधूरे तारों के साथ लहराने लगी। कोई खास वजह?
उसकी आंखों में झांकते हुए मैंने वो सवाल पूछ लिया जिसका जवाब तलाश करने ही शायद मेरे पास आया था। बात अब 2 मिसरों से आगे जा चुकी है। मैं कुछ समझा नहीं, समझ मैं भी नहीं सका। उसकी नजरें मुसलसल उसी धुएं में उलझी हुई थी जो फजा में तहरीर होकर नजर ना आते हुए भी एहसास में अभी तक मौजूद था। उस दिन वो कुछ समझे या समझाए बिना चला तो गया, पर जाते जाते मुझे भी सवालों के एक ऐसे धोखे से बांध दिया जिससे मैं कोशिश के बावजूद खुद को कभी छुड़ा ना सका। फिर हम कई बार मिले, मगर जाने क्यों उसने दोबारा कभी अपने मिसरों की तंगी का जिक्र न किया और मैंने भी अपने किसी नए अफसाने की बात न छेड़ी। अब वो शायरी नहीं करता। मुमकिन है किसी नामालूम इदराक का कोई बीज उसके अंदर कहीं नहीं पा चुका हो और शायद वो इस इंतजार में हो कि कब कोई पौधा तहों को चीरता हुआ रोशनी में आ निकले और वो फिर से शेर कहना शुरू कर दे। ऐसी बेशुमार उलझी हुई सोचों में घिरकर मुझे खबर ही ना हुई कि मैं कब घर से बाहर एक अजीब से मंजर का हिस्सा बन खड़ा था। लोग सरों पर बड़े बड़े खूबसूरत डब्बे उठाए अपनी अपनी सीट में भागे ही चले जा रहे थे। क्या है इनमें, कहाँ से मिल रहे हैं ये? चंद देर को रोककर पूछा तो हर शख्स ने एक अलग ही जानब इशारा किया। मेरा इधर उधर भागना बेकार ही क्या, जरूर कोई कीमती शय है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। खाली हाथ जाने से तो मैं भी रहा। फिर मैं एक ऐसे शख्स के पीछे भागा जो मेरी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं था। डब्बे पर हाथ डालकर उस भागते हुए शख्स को मैंने धक्का देकर गिरा दिया। डब्बा काफी वजनी था। मैं उसे अपने सर पर उठाकर घर की जाने दौड़ पड़ा। वो शख्स भी मुझे गालियां देते हुए उठा और मेरे पीछे भागने लगा। भागते भागते मुझे ये एहसास हुआ कि घर का रास्ता गुम हो गया है। मैं घबरा सा गया। इस घबराहट और सर पर रखे बोझ की वजह से कदम उठाने मुश्किल हो रहे थे। इस भागम दौड़ में अचानक मेरा मंजर स्लो मोशन में बदल गया। उठते हुए कदम काफी देर हवा में रहने के बाद जमीन को छूटे। मैं जितना तेज भागने की कोशिश करता मेरे स्लो मोशन में उतना ही इजाफा हो जाता। वो शख्स लम्हा ब लम्हा मेरे करीब आता जा रहा था। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। फिर एक ठोकर या थकावट के हाथों मुझसे अपना आप संभाला न गया और मैं सड़क पर लुढ़कता हुआ जैसे बिखर सा गया। हैरत अंगेज तौर पर मुझे किसी चोट का एहसास तक न हुआ। शायद चोट से ज्यादा मुझे उस डब्बे की फिक्र थी जो अब सड़क पर खुला पड़ा था। मैं खुद को समेट कर जल्दी से उसकी तरफ लगा। ये क्या? उसमें छोटे छोटे चंद और डब्बे भी थे। एक डब्बा निकाल कर खोला, मायूसी की इंतहा न रही। जल्दी से दूसरा डब्बा निकाला, वो भी खाली। सब के सब खाली। खाली डब्बों का इतना वजन। इतने में वो शख्स भी आ पहुंचा। मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। यूं लगा जैसे मैं खुद से ही भागकर दे रहा था। मुझे वो खुले हुए खाली डब्बों को देखकर वो भी ठिठक कर रह गया। फिर उसने उन लोगों की जानब इशारा करके जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया जो अपने सरों पर खालीपन का बोझ उठाए भागे ही चले जा रहे थे। मैं मायूसी से अपने डब्बों को देख रहा था और उसके कहकहे बुलंद होते जा रहे थे। इस शोर से मेरी आंख एक बार फिर खुल गई। कहकहों की गूंज कमरे में आतिश महसूस हो रही थी। अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई पौधा तहों को चीरता हुआ बाहर आ रहा हो। अब मुझे अपने उस शायर दोस्त की तरह उन हरूफ की तलाश का मसला है जो मेरे डब्बों का खालीपन कर सके। इससे कोई भी अगर इस अफसाने के हवाले से गुफ्तगू करना चाहे, बहुत खूबसूरत अफसाना पेश किया फैसल फारगी ने। रशीद नदीम साहब दरख्वास्त करूँगी आपसे। हाँ नहीं, ये बड़ा कामयाब अफसाना है। मुझे अंदाज़ा है कि फैसल ने ये अफसाना कई साल में लिखा है। मुझे याद है इसने जब पहला स्क्रिप्ट हमें सुनाया तो हमने कहा कि जो भी ये शोहरत है और दौलत है और प्रेस्टीज है, ये सब खाली डब्बे हैं। और इस बात का मुनकशिफ होना और उसका सारा जो इसने बड़ी खूबसूरती से उस सारी चीज़ को दिखाया अपने अफसाने में। मैं समझता हूँ बहुत कामयाब और बहुत खूबसूरत अफसाना है।
बहुत खूब, वाकई बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ। और इरफान सत्तार साहब बड़े गौर से सुन रहे थे, इतना यकीनन कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? अगर यहाँ आना चाहे कोई नहीं, रशीद ने जो बात की बिल्कुल सही है। अहम बात मेरे नज़दीक ये है कि जब मौजू बड़ा हो तो उसको बहुत चुस्त अफसाने का रूप देना एक मुश्किल काम होता है। आमतौर पे आप उसमें बह जाते हैं क्योंकि उसमें जुज़ियात और तफसीलात की गुंजाइश बहुत होती है, लेकिन इतना कॉम्पैक्ट करके उसको लिखना कि जिसमें बात पूरी कम्युनिकेट हो और उसके बाद आप बजाय इसके कि उसमें से असल मकसद ढूंढें, आप उस पर सोचते रहें और उसे प्रोसेस करते रहें। ये एक बड़ी कामयाबी है अफसाना निगार की कि कारी को उस अफसाने के तासुर में इस तरह मुब्तला करे कि उसके बाद वो खुद उस पर गौर करके अपने जो है वो डिडक्शन उसमें से निकाले। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत उम्दा अफसाना है। सुल्तान रफीक साहब, आप अस्मा कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, एक तरह से नॉन रेफरेंशियल किस्म का अफसाना है और ये हाँ, और किसी भी टाइम पीरियड के लिए बड़ा सूटेबल है। इसमें कोई कल्चरल रेफरेंसेस वगैरह से बाहर निकल के, तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था जैसे कि इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट कर दिया। आई डोंट नो वेदर इट्स काउंटेड एज अ कॉम्प्लीमेंट और नॉट, बट आई मीन इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। और कोई इसके बाद में आप कुछ जरूर कुछ न कुछ कहना चाहेंगे? मुस्कुरा रहे हैं जैसे अफसाना सुन रहे हैं। मैं अभी तक उसके उन्माद से ही बाहर नहीं निकल सका। हाँ, कि बात जो खासतौर पर जब इन्होंने कहा कि बात अब 2 मिसरों से आगे निकल चुकी है, तो ये बड़ी डीप और थॉट प्रोवोकिंग रिमार्क है इनका कि बात अब 2 मिसरों से आगे निकल चुकी है। बहुत खूबसूरत बात कही, बहुत संजीदा बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इतना खूबसूरत अफसाना और इतना कॉम्पैक्ट अफसाना लिखने का। बहुत कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करनी पड़ती, लेकिन सुनने के बाद, अफसाना ख़त्म होने के बाद बड़ी सोच विचार करनी पड़ती है कि यार ये तो वाकई में 2 मिसरों से बात बहुत आगे की है। माशाल्लाह, ये बड़ी खुशहाल बात है वाकई के, इतना रिच है इस लिहाज से। मिसिसागा टोरंटो हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं, चाहे अफसाना हो, नज़्म हो, चाहे गज़ल हो या तनकीद हो, उसमें जब सुनो तो एहसास होता है कि हमारे पास कैसे कैसे जगह मौजूद है। सादिया हमेशा कुछ ना कुछ इख्तिलाफ और मुख्तलिफ राय पेश करती हैं, तो सादिया दरख्वास्त करूँगी आपसे। मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत हकीकत के करीब है कि दरअसल हमारे अंदर डिफरेंट तरह के पोर्शंस होते हैं जिन्हें हम खुलते चले जाएँ तो बहुत हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कितना खोखलापन या कितना एम्प्टीनेस हो जाती है जब आप जितनी दूर में उतर जाते हैं, अंदर आपका जो है वो ख़त्म होता चला जाता है। बस बहुत अच्छा है, बहुत कामयाब है और बहुत टचिंग है, बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया सादिया। बुलंद तो जाहिर सी बात है, अच्छा नहीं सुन सकते पूरा अफसाना। आप इधर आ जाइए, बुलंद आ गए हैं और ज़रूर मैं मेरी साथ से तलाश करूँगी। मैं बचना चाह रहा था सिवाय इसकी तायद के, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं कहनी चाहता हूँ बड़ी जल्दी। और ये सारी की सारी कोइंसिडेंटल ही इत्तेफाक की बात है कि कल रात से और आज रात से मैं एक वुडी एलन की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। उसकी ज़िंदगी जो इतना बड़ा लिखने वाला और फिल्म साज जाने क्या क्या, तो एग्जैक्टली इसी तरह की बात उसने भी कही थी। तो ये जो उन्होंने बात की, तो रशीद साहब ने उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि अफसाना जो है ये काफ़ी लंबे पीरियड के ऊपर मुकम्मल किया गया है। तो असल बात हो जाती है कि क्या, और उसमें जो जैसे इन्होंने कहा अपने अरशद ने कि बात 2 मिसरों से आगे निकल गई है, तो वो काफ़ी सारी तरफ पॉइंट आउट भी करती है। तो उससे किसी ने पूछा था कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हो, तो उसने कहा कि देखो मैंने जो कुछ भी किया है अभी मुकम्मल कुछ भी नहीं किया, और मेरी किसी भी फिल्म को कोई नहीं कह सकते बहुत बेहतरीन फिल्म है। जब किसी ने कह दिया कि बहुत बेहतरीन है तो काम ही ख़त्म हो गया। और हम लोग जो हैं अक्सर वो 2 मिसरों के ऊपर समझते हैं कि हमने काम तमाम कर दिया, तो ये बात 2 मिसरों से आगे निकल गई तो वो उस डायरेक्शन में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, और सबकी नज़र से गुजरी होगी, मैंने एक नज़म दिलावर फ़िगार की पोस्ट कर दी थी शायर आज़म के नाम से, और वो इतनी लंबी नज़म है, ठीक है, उसका एक असर पड़ता है। लेकिन
इन्होंने उसी सारी बात को जो भी किसी साहब ने फरमाया, इन्होंने इरफान सत्तार ने कितनी कॉम्पैक्ट तरीके से उसी बात को पेश कर दिया। मसला तो वही है, मसला यही है कि हम में से अक्सर अपने खाली डब्बे लेके फिर रहे हैं, जो बुनियाद हमारे जहन के खाली डब्बे। तो उसके बाद मुझे बार बार याद आती है, रिपीटेटिव हो जाती है, लेकिन मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ। एक और यहाँ के बड़े स्कॉलर का, नॉर्थर फ्राई का, जिसने एक किताब लिखी एजुकेटेड इमेजिनेशन। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि उस किताब को ज़रूर देख लिया करें। ये जो जहन का खालीपन है, ये जो खाली डब्बे हैं, ये भरे कैसे जाए? तो उनको भरने के लिए एजुकेटेड इमेजिनेशन यानी तालीम याफ्ता तख़य्युल की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने बड़ी चुपचाप से, बड़ी आसानी से, बहुत ही मुख्तसरन, बहुत ही कम वक्त में, बाद लोग अफसानों में बहुत तूल दे देते हैं, उस पूरी बात को हमारे ऊपर उजागर किया। और जैसे अर्शद ने कहा कि हम सबको अपने अपने तौर पे सोचने पे मजबूर किया। और जो लिखने वाले का कमाल होता है वो ये होता है कि जो कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में, देखना तकदीर की लज्जत की जो उसने कहा। तो अगर वो ऑथर हमें उस लेवल के ऊपर कैच कर ले तो फिर वो कामयाब हो जाता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत कामयाब कोशिश है। पहले मैंने तो पता नहीं होता है क्या कैसे निभाया जाए इसको। मुझे नहीं मालूम कि दरख्वास्त करनी है ताहिर शमपुरा साहब से कि नहीं कि इस पे गुफ्तगू करें। नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, सब अच्छी कर रहे हैं। तो एक बिलाशुबा ये कामयाब अफसाना है, पहले भी इस अफसाने को सुनने का इत्तेफाक हुआ और ये एक तरह से रिफ्रेशिंग था आज दोबारा सुनना इसको। और बिल्कुल जैसे रशीद ने कहा कि रशीद और किसी हद तक मैं भी इस अफसाने के तख्लीकी अमल का हिस्सा रहे और ये फैसल को मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने लिख के तो नहीं? हाँ शुक्रिया, बहुत कामयाब अफसाना करार दिया गया। और वाकई इन खाली डिब्बों को भरने के लिए हम लोग मुस्तकिल जो ये महफिलें बर्पा करते हैं, जो तनकीद होती है, जो अफसाने पढ़े जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी अगर आप लाइब्रेरी के बीच में खड़े होकर देखें तो कितना ही इल्म हासिल कर लें, ये लगता है कि वाकई सारे डिब्बे हमारे खाली के खाली रहे, कुछ हासिल नहीं हुआ। और आपको एक बड़ी दिलचस्प बताऊँ जो अभी फैसल फरारी साहब ने मुझे बताई कि अब्दुल्ला हुसैन का जो आखिरी किताब का चैप्टर है, आप लोगों ने देखा है कि उदास मसले का, तो आखिर में फ़लसफ़ा और मज़हब और इसके बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है उसमें किताब में। तो इनका एक पैराग्राफ जो इसमें खाली डिब्बे और खाली बोतलें ये लाए हैं, वो अब्दुल्ला हुसैन के उस पैराग्राफ से इस कदर मुनासबत रखता है, इस कदर मिलता हुआ है कि ये परेशान हो रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इसमें से निकाल लिया है ये, और उन्होंने वो नावल उस वक्त तक पढ़ा भी नहीं था। तो इस सोच की डेप्थ इनकी किस तरह से एक अदीब कितने 62 में जिसकी एक नावल आई थी और एक ही आज बैठ के लिख रहे हैं, तो बहुत कामयाब और बहुत खूबसूरत सारा करार दिया गया। अब मैं दरख्वास्त करूँगी बुलंद इकबाल, यहाँ के मारूफ अफसाना निगार तशरीफ लाइए डॉक्टर बुलंद इकबाल। अफसाने का मौजू है फटा हुआ दामन। फटा हुआ दामन, दामन, हाँ सही है, मैं ठीक है। बस एक लम्हे की तो बात थी, अचानक कैटवॉक के दौरान न जाने कैसे जरीना का पांव उसकी 4 इंच लंबी सैंडल की हील में उलझा और फिर लाभ चाहने के बावजूद खुद को बैलेंस न कर सके और खलाबाजियां खाते हुए रैंप से सीधा शैफी में लगे। जरीना को क्या पता था कि अचानक एक छोटा सा कड़ा लम्हा सदियों की तारीफ खुद में समेट कर उसे जरीना से जुलेखा में बदल देगा। अभी कुछ ही देर पहले की तो बात थी, कैटवॉक पर जाने से कबल जरीना खुद को ड्रेसिंग मिरर में कितने प्यार से तक रही थी। पहले तो उसने मुस्कुराकर अपने खूबसूरत शानों को थोड़ा सा पीछे किया और फिर धीमे से सांसों का अधूरा रोककर अपने जवां सीने को थोड़ा और नुमाया किया और फिर पेट के मसल्स को आहिस्ता से अंदर खींचकर नाजुक सी कमर की कमान पर अपने हसीन बल खाते बदन को किसी तीर की तरह यूं तान लिया था कि खुद जरीना को पल भर में ऐसे लगने लगा था जैसे उसकी अपनी निगाहें उसके जिस्म के कातिल जागे में उलझकर वापसी के सारे रास्ते भूलती जा रही है। और फिर अपने बॉडी पॉस्चर से मुतमईन होकर जरीना ने अपने सराबे पर भरपूर नजर डाली थी। उसने अपने लूज कर्ल हेयर स्टाइल को चारों सीटों से घूम कर देखा और फिर मस्कारे से जुड़ी हुई लंबी लंबी पलकों के दरीचों को अपनी नीली नशावर आंखों पर कुछ इस तरह से धीमे से खोला था कि आईलिड्स पर सजे हुए तमाम तर आई शेड्स सितारों की तरह चमकने लगे
और फिर अपने सूरती माइल तमतमाते गालों में बनने वाले छोटे छोटे डिंपल के इर्द गिर्द ब्लश ऑन और लिप ग्लॉस का एक और कोट अपने होठों पर फेर को फिर से सजा दिया था। जब फैशन शो के डोर पर खड़े ड्रेस डिजाइनर यूसुफ ने आंख के खफीफ इशारे से तमाम मॉडल गर्ल्स को रैंप पे जाने का इशारा किया था तो वो भी धड़कते दिल के साथ कतार में शामिल हो गई। मगर इससे कबल कि वो कैट वॉक शुरू करती, यूसुफ ने हाथ के इशारे से उसे लम्हे भर के लिए रोका और उसको सर से पांव तक इस तरह से बगौर देखा था जैसे कोई ज़ेरिक्स सेल्समैन अपने माल की दिलशाही कीमत लगाकर बाजार में खूब सजा सवार कर उम्मीद भरी नजरों से देखता है। रंग बिरंगी झालरों में बटे हुए ब्लाउज और स्कर्ट की वजह से ज़रीना का जवां बदन वैसे ही नहीं बदना होकर कयामत खा रहा था, मगर शायद यूसुफ की नजर उसके कपड़ों में बेहतरी की अभी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी थी। उस आखिरी लम्हे में जब ज़रीना रैंप पर जाने के लिए बेकरार हो रही थी कि न जाने यूसुफ के दिल में क्या ख्याल आया कि उसने ज़रीना के ब्लाउज स्कर्ट से कुछ झालरें और कम कर दी और फिर फैशन शो का डोर ज़रीना के लिए खोल दिया। रैंप पर आते ही ज़रीना ने सरसरी से निगाह फैशन शो के शायरीन पर डाली और फिर जो ही उसने कैट वॉक शुरू की उसे महसूस हुआ जैसे उसके कमानीदार जिस्म के सरकश जहर आलूद तीर एक एक करके शायरीन के दिलों को जख्मी कर रहे। उनकी बेबस खून आलूद दिल से कराहने वाली आरज़ुएं ज़रीना के दिल को अनजाने एहसास से रोशनास कर रहे थे। कैमरों की फ्लैश लाइट्स और रैंप के चारों तरफ लगे रंग बिरंगी बिजली के पंखा में उसके होशरुबा हुस्न के सामने मान पड़ते जा रहे थे। जो ज़रीना वॉक करके रैंप के कॉर्नर की तरफ बढ़ने लगी उसे यकीन होता जा रहा था जैसे फैशन शो में बैठे हुए शायकीन की नजरें उसके नील बरहना बदन पर लपटी झालरों से टकराकर वापस लौटने के बजाय उसके बदन के जावियों में उलझती जा रही। कुछ लोगों के लिए उसे ये अजीब और ख्याल भी आया कि जैसे ड्रेस डिजाइनर यूसुफ की फैशन शो के तमाम शायकीन के साथ कुछ ना कुछ मिली भगत है और उसने शायद जानबूझकर कैट वॉक से कबल उसके ब्लाउज और स्कर्ट की झालरें कम कर दी थी। और फिर अचानक ज़रीना को यूं लगा जैसे शायकीन में बैठे हर एक शख्स की शक्ल ड्रेस डिजाइनर यूसुफ के जैसे हो गई और रैंप पे चलने वाले हर एक मॉडल पर ज़रीना के सरापे में ढल गई जिनके लिबास के नाम उसकी तरफ चाक। उसे यूं भी लगा जैसे ये फैशन शो दरअसल लिबास के एडवर्टाइजमेंट की जगह इंसानी जिस्मों की नुमाइश का बाजार है। शायद सदियों पुराना पहले का बाजार मिस्र जहाँ कभी यूसुफ को बेचा गया था। इस अजीबोगरीब ख्याल के आते ही ज़रीना को महसूस हुआ जैसे उसका दिल तारीख के गहरे समंदर में डूबता जा रहा है। मगर फैशन शो के शायकीन ये समझे जैसे ज़रीना का पाँव अचानक अपनी सैंडल की कील में फंस गया है और वो लाग चाहते हुए अपना बैलेंस कायम नहीं कर पा रहे और बिलाफर रैंप से कलाबाजियां खाते हुए उनके दरमियान गिर गुजरे। ज़रीना को क्या पता था कि अचानक ये छोटा सा कड़ा लम्हा सदियों की तारीख खुद में समेटकर उसे ज़रीना से जुलेखा में बदल देगा। उस छोटे से लम्हे में जब ज़रीना औरों के लिए बेहोश होकर रैंप से शायकीन में गिरी थी उसी लम्हे को ज़रीना जुलेखा से बदलकर बाजार मिस्र पहुंच गई थी और यूसुफ का दामन पीछे से पकड़कर चीख रही थी कि मैंने तुम्हारा दामन तो पीछे से फाड़ा था मगर तुम तो नबी थे। देखो तुम्हारी खुद की खातिर की गई जरा से मेरा दामन हमेशा के लिए पीछे आगे दोनों ही तरफ से फट गया। अफसाना तो खैर मेरी फील्ड नहीं है, सिर्फ एक तारीखी हिस्से से पढ़ता हूँ मैं। मुझे इसमें यूँ लगा जैसे प्लॉट तो इनके जहन में आया था, इन्होंने उसको बहुत चाबुकदस्ती से उसको पिरोने की कोशिश की है, लेकिन वो डेवलप वैसे नहीं हो पाया जो तासुब छोड़ता। मतलब मुझे यूँ लगा कि बहुत शुरू में ही यूँ लगा कि बात बन नहीं रही किसी वजह से। अब वो स्पेसिफाई शायद वो मजीद इस पर गुफ्तगू जब हो तो सामने आए, मगर मुझे यूँ लगा कि वो मुतवाज़ियात तो इन्होंने बहुत अच्छे आइडेंटिफाई किए, उनको जोड़ने की भी कोशिश की हमारे अहद से, अलामती अंदाज से। लेकिन कहीं मुझे यूँ लगा कि जैसे दो चीज़ें आप ब्लेंड कर देते हैं मगर वो मिल के एक बन नहीं पाती। अब वो मज़ीद जब गुफ्तगू होगी तो शायद ज़्यादा वजाहत हो, मगर मुझे ऐसा लगा कि वो किरदार जिस तरह से उन्होंने रिलेट किए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, वो मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा। शायद इसमें मज़ीद कुछ अलामतों की या जुज़ियात की कमी थी या कुछ रेफरेंसेस ऐसे आते जिससे मज़ीद इस्टेब्लिश होता, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इस्टेब्लिश हो पाया। तो मैं उस प्लॉट को तो अप्रिशिएट कर सकता हूँ या आइडिया को, लेकिन जिस तरह से अफसाना बनाया गया उसको मैं नहीं समझता कि मुझे मुतासिर कर सका। हाँ, मुझे जो
टोन थी अफसाने की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे जजमेंटल सा लगा कि आप ऑटोमेटिक पहले से ही जो अफसाने की ओवरटोन्स थी वो कंडेमिंग थी एक लिहाज से, और उसके बाद आखिर में जाके जो रेफरेंस पॉइंट था तो वो एक तरह से सरप्राइज का जो एलिमेंट था जो उस अफसाने को एक इनोसेंट लाइन से ले जाके उसके बाद उसको एक टर्निंग पॉइंट देता, तो आई थिंक समहाउ दैट वाज मिसिंग बिकॉज जो एम्बेलिशमेंट्स उस औरत की आप बता रहे हैं, जिस तरह उसने मेकअप किया हुआ था या जिस तरह डिटेल उसके मेकअप की और श्रृंगार की और सारी थी, वो एक तरह से गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा वो थी, और उनसे ऑटोमेटिकली महसूस होता है कि आपका माइंड मेकअप हो चुका है ऑलरेडी कि ये जो है ये सही चीज़ नहीं है somehow अदर, तो वो फिर जब वो ऑटोमेटिकली आप उस जजमेंटल एवेन्यू से गुजर के एंड की तरफ आते हैं, तो जो आपका मैसेज था जिसमें आप उस टाइम को और इस टाइम को मिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस वक्त तक ऑलरेडी सिंपैथीज लिसनर की जो थी वो इस पॉइंट पे आ चुकी हैं कि वो इम्पैक्ट जो है, एग्जैक्ट इम्पैक्ट जो आप क्रिएट कर रहे हो वो वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा। आपसे सलीम पाशा साहब पिछली दफ़ा भी मैं दरख्वास्त करते करते रह गई थी, गुफ्तगू हो गई थी काफ़ी अफसाने की, इसलिए आपको क्या क्या ख्याल है इस अफसाने के बारे में? अच्छा अफसाना है, इसमें जो है जितनी जुज़वियात के साथ स्क्रीन प्ले लिखा है इसका खूबसूरत अंदाज में उसको निभाया है। आज जो उस्ताद साहब ने फरमाया कि वो बात डेवलप नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी, तो आई थिंक कामयाबी तो इन्होंने की है, हासिल की है, बयानियाँ इनका खूबसूरत है, लेकिन मेरे भी ख्याल में कुछ कमी सी महसूस होती है इस अफसाने में। बाकी देखते हैं। फैसल आप तो अफसाना निगाह है, यकीनन आपकी गहरी नज़र है, आपसे दरख्वास्त करिए। अफसाना निगाह को लेकिन नाकियत होना जो है वो एक और अलग से बात है। अफसाना इनका अच्छा था, प्लॉट भी इसका अच्छा है। मेरी की बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे सिर्फ उसमें एक प्रॉब्लम जो है जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो जो आज का दौर है और वो जो पिछला दौर जो आपस में जो कनेक्शन है वो कुछ बना नहीं। दरअसल इन तनकीदी नशिस्तों का मकसद ही यही है कि दरअसल आम लिखने वाले जो होते हैं, चाहे अफसाना लिख रहे हों चाहे नज़म लिख रहे हैं, जब तक दूसरों की नज़र से ना देखें उस चीज़ को, जब तक कभी कभी खुद भी नहीं समझ पाते कि हमने वाकई कुछ किया, तो इसमें हम सब जो यहाँ बैठते हैं आपकी अदालत में तो बहुत कुछ सीखते हैं। आपसे मैंने दरख्वास्त करनी है, आप तो अच्छी नज़र है, आप कॉलम लिखते रहते हैं, दुनिया को देखते रहते हैं अपने कॉलम की नज़रों से, आप इस अफसाने के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? इसकी थीम तो बहुत ऑब्वियस है, जो परफॉर्मर है वो खुद ही कॉन्शियस है कि जो आने वालों की जो सेंसुअल थर्स्ट है वो प्रिडोमिनेंट है, और उसमें जो असल उसका जो फैशन का जो है वो एक जिस तरह कहते हैं कि केक के ऊपर एक आइसिंग है जिसको उंगली से यूँ उठा के फेंक दिया, मुझे तो ये समझ आई उसकी, और डॉक्टर साहब ने खुद ही इसका इज़हार कर दिया। इसकी शुरुआत बड़ी अच्छी है अफसाने की, और लग रहा था कि बहुत अच्छा अफसाना होगा, लेकिन मुझे पता नहीं ये क्या मुझे अजीब सा लगता है कि बुलंद इकबाल साहब हमेशा मिडल ईस्टर्न मिथोलॉजी जो है ना उससे आखिर पे आपने पहले भी मैंने इनके तो अफसाने सुने जिनमें ये उस तरफ जाते हैं, और मुझे बड़ी हैरत होती है, और फिर उसको वो सही तरह जोड़ भी नहीं सकते उसके साथ। ये एक है, मैंने देखा बार बार ये एक रिपीट हो रही है चीज़, हालांकि बड़ा अच्छा अफसाना शुरू हुआ है, लेकिन आखिर पे जब इन्होंने जोड़ा है तो हस्बे मामूल वो थोड़ा सा टांका सही तरह उसका लगा नहीं है, तो ये मुझे हैरत है। और मैं इस वक्त क्योंकि डॉक्टर साहब बोल नहीं सकते हल्का बाबे लेकिन ये मैं इनसे बाद में पूछूंगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों मिडिल ईस्टर्न मिथोलॉजी से इतना मुतासर है, और वो मिथोलॉजी ठीक है ना, क्यों आप मुतासर हैं? हालांकि ये एक रोशन ख्याल आदमी है, लेकिन ये बार बार वहाँ से जाते हैं, भाग के जाते हैं, और मिडिल ईस्टर्न मिथोलॉजी से कोई
अफसाने को सुन के ये तासुर मिला कि बेसिकली जो लिखारी है उसका अपनी पर्सनालिटी भी इसमें आती है कि वो रिलेट कर रहा है। जब तक कि आप उस मज़हब से जुड़े नहीं हैं, आपको उसका पीछे बैकग्राउंड जो है वो पूरी क्लियर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आपको पूरे उस सिनेरियो में जाना पड़ेगा जहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं मॉडर्निज्म और पुराने उसको, लेकिन बेसिकली आप औरत की मिजरी बताना चाहते हैं। तो इसमें आपके सवाल का भी शायद जवाब है कि क्योंकि आपकी बैकग्राउंड भी आपने मज़हब के साथ रिलेट करने की कोशिश की है, उसका जवाब तलाश करके उसको इक्वल कर दिया है। जो कुछ मॉडर्न आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको उसमें मिलाने की कोशिश की है, जो कि बहुत कामयाब नज़र नहीं आती है, जो कि लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स उसमें महसूस होती हैं। जी मनीष साहब, कई सारी बातें हैं। तो ये मेथोडोलॉजी के बारे में तो एक क्लैरिफिकेशन मैं करनी चाहता हूँ, वो ये कि उस पर मैं जानने वाला था। पहली तो बात यह है कि जो मेथोडोलॉजीज़ हैं सारी के साथ, चाहे वो मिडल ईस्टर्न हो या बिब्लिकल हो या क़ससुल अंबिया की हो, तो ये सारी मेथोडोलॉजीज़ ही हैं जिसके ऊपर बैठ के अदीब शायर काम करते हैं, चाहे वो खुल के कहें या नहीं कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने आखिर में पहुँचे थे तो मुझे खटाखट से 2-3 शेर जहन में आ गए थे जो इस मेथोडोलॉजी के ऊपर है, खुसूसन यूसुफ ज़ुलैखा की दास्तान के ऊपर, जिसमें गालिब का बहुत मशहूर, आपने तो मुनीर का कहा कि ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। जैसे आप वो टच करेंगे उस मेथोडोलॉजी को तो खट करके इंसान के ऊपर। या फिर फैसला आपका है कि इंसाफ है कि हुक्म अक़ूबत से पेशतर एक बार सूए दामन यूसुफ तो देखी, फिर जहाँ बेचने को आए तो बेदान बेच दी, अहले मिस्र वज़े तकल्लुफ़ तो देखिए, इंसाफ है कि हुक्म अक़ूबत से पेशतर एक बार सूए दामन यूसुफ तो देखिए। तो होता क्या है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आई जो हुई, और किसी भी अच्छे लिखने वाले को साहब मेथोडोलॉजी से बहुत गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए, क्योंकि सारी कहानियाँ वहाँ से अमूमन आती हैं। इन्होंने क्या किया जो मुझे लग रहा है, और कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन्होंने मौजू तो बहुत मुश्किल उठा लिया। इन्होंने दास्तान यूसुफ ज़ुलैखा पकड़ी और फिर उनसे कहा मैं ज़ुलैखा से शिकायत करवाऊँगा किसी तरीके से, और ज़ुलैखा से शिकायत करवाऊँगा मैं कि ये यूसुफ साहब आप कैसी की तैसी, मेरा भी कुछ करने, मतलब कह नहीं सके कोई, इज़ नॉट अ प्रो इस्लाम और प्रो मज़हब और प्रो एनीथिंग। तो यहाँ से कन्फ्यूजन यहाँ से पैदा शुरू हुआ। उसमें इन्होंने ज़े से ज़रीना जोड़ दी, अब वो ज़रीना से ज़ुलैखा जोड़ने लग गए। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ तो जो मैं समझाऊँ। तो जब ये सारी कहानी चली गई तो हमारे बुलंद इकबाल साहब हैं, इनका क्या होता है कि उनके साथ मेरा काफ़ी रब्ता भी रहता है कि बहुत सूरत से इनके पास ख़यालात आते रहते हैं और मौज़ूआत बहुत सूरत से इनके पास आते रहते हैं, और ये किसी भी अच्छे लिखने वाले का तड़पते रहते हैं कि मैं किस तरीके से इसको अपनी कहानी में बयान करूँ। चाहे टेलीविज़न का प्रोग्राम कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी मुश्किल सी बात लेके आ जाते हैं, फिर बाद में पूछते हैं यार बात बनी कि नहीं बनी। तो इसके अंदर ये जो कहानी आपने उठाई, जो बुनियादी कहानी हमारी कहानियों में की बुनियादी कहानी यूसुफ ज़ुलैखा की दास्तान, लेकिन जो असल काम था कि जो महारत ये चाहती थी, या जिसको कहते हैं कि नैरेटिव के ऊपर कंट्रोल जो ये चाहती थी, वो बदकिस्मती से हो नहीं सका, और ये सब आपसे नहीं कईयों से नहीं होता। कई दफ़ा हम लोग इतना भारी पत्थर उठाते हैं, उसको चूम के छोड़ देते हैं। आपने क्या किया कि भारी पत्थर उठा लिया और कहा कि खाली डब्बा तो नहीं है, मैं सर पे अपने पत्थर लेके चलता हूँ, और वहाँ पे आप फंस गए। पहले तो मुबारकबाद हो डॉक्टर साहब, आप एक अच्छी कोशिश है। मैं अफसाना लिखता तो नहीं, लेकिन पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ने वाले की नज़र से इसे देख रहा हूँ, और जो भी ख्याल इसमें मेरे जहन में आता है पढ़ने के बाद, मैं कारी की हैसियत से उसकी हैसियत से तबसरा करूँगा। ये बात तो बड़ी वाज़ेह है, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने आज अफसाना ये पहली मरतबा शायद पेश किया होगा तनकीद के लिए किसी महफिल में। मैं इतना बोल सकता हूँ असल में इसमें भी कुछ बातें हैं जिसको ऑफकोर्स सभी आप। हाँ नहीं, अभी पहले क्योंकि अब आप उस सीट पे बैठे हैं, आप अभी एक्सप्लेनेशन नहीं देख सकते। अभी आपसे मेरा सवाल था कि उसका जवाब दीजिए हाँ या ना। इसको तोड़ने की बात नहीं, तोड़ी नहीं जाएगी। ये रिवायत के मतलब
हम रिवायत परस्त नहीं है हम लोग, और किसी रिवायत परस्त नहीं, वो इस रिवायत के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ शायद। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी अपनी बात करे। और मैं चूँकि वो पस मंज़र जानना चाह रहा था, तो इसलिए आपसे मैंने ये पूछा है कि क्या ये अफसाना आपने पहली मरतबा किसी नशिस्त में तनकीद के लिए पेश नहीं, मज़ेदार बात है कि इससे पहले मैं पढ़ चुका हूँ और इत्तेफाक से मैं कोई और अफसाना लेके आ रहा था और लेके आया हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ ये सोच की कि थोड़ा सा वजह इसकी अभी की बात करने की होनी चाहिए, ऐसा भी क्या आसमानी थोड़ी सी बात से इतनी सी बात कहूँगा कि जब मुझे पता चला कि आज ये महफिल है तो मुझे पता नहीं था कि तनकीदी महफिल, मैं समझा था आज अफसाने एक दूसरे को सुनाए जाएंगे, तो मैंने कहा चलो अच्छा सा चुटकुला मज़ेदार सा अफसाना सुनाते हैं। तो ये अफसाना मैं इस नीयत से लेके आया, वरना मेरे जहन में कुछ अफसाने ऐसे होते हैं जो वाक़अतन तनकीद के लिए रख दूँ मचा और उसके अंदर अपना दिमाग खूब ही घोटता हूँ अच्छी तरह। मैं यही सोच रहा था, इस मूड में नहीं लाया था मैं, क्योंकि मैंने सुना, मैंने सब की बातें हो रही हैं तो मैंने कहा ओ गड़बड़ हो जी डॉक्टर साहब, मेरे जहन में यही बात आई थी कि शायद ये अफसाना आप तनकीद के लिए नहीं लाना चाह रहे थे, कि शायद आप ये वर्क इन प्रोग्रेस है शायद इस वजह से, क्योंकि जो तकनीकी मसाइल मैंने इसमें देखे, जहाँ से आपने फैशन डिज़ाइनर से बात शुरू की और यूसुफ का नाम लिया और उससे पहले ज़ुलेखा, तो वो रेफरेंसेस तो सबके जहन में आ गए थे ऑटोमेटिकली, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वहाँ पे जो अल्फाज का चुनाव था और वो जो जोड़ना था ना आपस में चीज़ों का, उसमें कुछ तकनीकी खामियां भी रह गई थी। अब जैसे आपने कहा कि आँख के खफीफ से इशारा किया, तो आप इशारे से इशारा नहीं करते, आप खफीफ इशारे से शायद अंदिया दे देते हैं, इजाज़त दे देते हैं, कुछ और कर लेते, तो वहाँ पे एक डुप्लीकेशन आ गई इशारे की उसी एक सेंटेंस के अंदर। उसके बाद एक जगह पे और मैंने यही चीज़ नोट की, तो मैं यही सोच रहा था, लेकिन क्योंकि आपने तनकीद के लिए नहीं पेश किया था, तो मैं फिर इख्तलाफ करूँगा इसमें मज़ीद बात करने से, बहुत बात हो चुकी है और मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। आपकी इजाज़त से एक वज़ाहत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब की परसेप्शन बिल्कुल दुरुस्त है कि आज के इजलास में वैसे जो हम अफसाने पेश कर रहे थे तनकीदी नुक्ता नज़र से पेश नहीं कर रहे थे, और जब फैसल फ़रानी साहब ने अफसाना पेश किया तो मैं शायद वज़ाहत करना भूल गया जनाब सदर को, तो उन्होंने गुफ्तगू छेड़ दी, तो मैंने कहा चलिए अगर गुफ्तगू थोड़ी बहुत हल्की फुल्के मूड में हो रही है तो वो होती चली जाए। इसका मतलब है अब्दुल्ला के बाद साहब को ये इजाजत मिलनी चाहिए कि वो एक और अफसाना पढ़ा के तो मैं समझती हूँ कि ऐसी तकलीफ जो हम समझते हो कि मैं समझती हूँ ऐसी ही तकलीफ को रखना चाहिए तनकीदी नशिस्त में, जिससे कि हम सीख सके। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मैं भी अगर आज ये अफसाना शायद पढ़ूँ और अभी लिखा है, बिल्कुल रिसेंटली लिखा है, तो आई वुड लव टू नो कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, और अगर ये कहें कि मैं ऐसी ढूंढ के लाऊँ तो लोग वाह वाह करें, तो उससे तनकीदी नशिस्त से फायदा क्या, क्योंकि हम सीख तो नहीं सकेंगे ना उससे कुछ। अब आज उन्होंने बहुत कुछ समझा होगा कि मैं अगर कहीं पे लेकर आऊँ, कहीं पे कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, उससे अफसाने में मुनीर सामी साहब ने पॉइंट आउट किया, रशीद ने कहा, इरफान सत्तार ने, आपने, असमा ने बड़ी डिटेल बात की इस हवाले से, तो ये हमें, तो मैं समझती हूँ कि मैं तो लाऊंगी तो बदतरीन चीज़ ढूंढ के लाऊंगी ताकि पता तो लगे कि हम गोड़ गाड़ क्या रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये इससे इनको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और इससे आपने जैसा कहा, मेरा ख्याल और कोई गुफ्तगू करना चाहेंगे इस अफसाने पे, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक जुमला मैं जनरली डॉक्टर साहब से मशवरतन अर्ज करूँगा कि जितना भी मैंने काम अपने डॉक्टर साहब का देखा है, इनकी ज़्यादा तवज्जो प्लॉट पे और कहानी की बुनद पे होती है। ज़ुबान के मामले में मुझे खासे गैर मुख्तार नज़र आते हैं कई जगह, जैसे अरशद ने भी इशारा किया, इसी तरह इन्होंने कई जगह लिखा कि 4 इंच हील में पाँव फंस गया, पाँव हील में नहीं फंस सकता, पंचा होगा तो वो फंसेगा या पाँव रपट सकता है। इस तरह की चीज़ें जो है वो मुस्तकिल चल रही होती हैं, जो कि जाहिर है ये ज़रा सी तवज्जो उसके ऊपर करें, नज़रसानी करें तो ये बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये एक एरिया ऐसा है जो जनरली शायद इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते, ये जो शायद अगर करें तो और ज़्यादा इनके काम में वक़्त पैदा होगी और ज़्यादा मजबूत अफसाना होगा। मैं तो समझ के मैं बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि आपकी बात नहीं मानी और आपको पता ही नहीं था क्या तो बहुत ही मुझे लपेटना है इसको। जैसे डॉक्टर साहब ने नुक्ता एतराज़ उठाया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि शायद ज़हनी तैयारी भी ज़रूरी होती है कि आज की, तो उस सिलसिले में शायद डॉक्टर साहब की ज़हनी तैयारी, तो इतना मैं डॉक्टर साहब और की तरफ से देना चाहता हूँ
कि इस अफसाने में जितनी गुफ्तगू हुई है उसके हवाले से अगर, क्योंकि ये उस तरह नहीं था डिज़ाइन किया हुआ जो डॉक्टर साहब के ज़िम्मे था, अगर डॉक्टर साहब जो बात हुई है उस पर अपनी भी राय लेना चाहें तो जनाब सदर अगर आपकी इजाज़त हो डॉक्टर साहब से सोचूंगी इसके बारे में। और ब्लाउज छोटा कर दिया। अब कोई भी चीज़ हम अगर कोई अफसाना पेश कर रहे हैं, कोई नज़म लिख रहे हैं, तो हम किस वजह से ला रहे हैं उसको। और वो लड़की जो कि मुस्तकिल कैट वॉक करती रही है, इन्होंने ये कोई रेफरेंस नहीं दिया कि वो नई थी, पहली बार आई थी। हमें ये नहीं तासुर मिलता कि वो क्यों घबरा गई। आगे स्टेज पे अगर उसकी फ्रिल कम कर दी गई थी और उसका ब्लाउज छोटा कर दिया गया था, तो उससे वो इस कदर नर्वस और इतनी परेशान क्यों हो गई। ये इन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया था। उसका या तो ब्लाउज देख के ये परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा छोटा, लेकिन उसमें अचानक जो कि मुस्तकिल कर रही है और कैट वॉक कर रही है और उसके ड्रेसेस भी पहन रही होगी तरह तरह के, तो उसमें जो हम ऐसी ही चीज़ें तख्लीक़ात को पेश करना चाहिए जो इरफान सत्तार ने और आप सब ने इतने अच्छे इनको पॉइंट दिए हैं। मेरा तो ख्याल में ज़्यादा खुश होना चाहिए कि बहुत अच्छी तनकीद हुई है इनके अफसाने पे और इनके